हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो जो आज का टॉपिक है इस फॉर क्लास 11 द चैप्टर नेम इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन एंड द टॉपिक इज कंबाइंड न्यूमेरिकल्स ऑन टॉपिक्स कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड वर्क एनर्जी थ्योरम। तो आज जो हम न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे वो दो टॉपिक्स पे इकट्ठे बनते हैं, मतलब उन न्यूमेरिकल्स में आपके दोनों टॉपिक्स एक साथ अप्लाई होने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे क्वेश्चन करवाए थे और वर्क एनर्जी थ्योरम पे अलग से मैं क्वेश्चंस आपको करवा चुका हूं। अब जो क्वेश्चंस बनते हैं उनमें वर्क एनर्जी थ्योरम और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एक साथ अप्लाई करना है आपको। क्लियर होगी बात? तो ये क्वेश्चंस हैं कंप्लीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको ध्यान से देखने और समझने हैं, आपको बढ़िया तरह से पूरी बात समझ में आ जाएगी। क्लियर है? चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। आपके पास इस तरह का एक, मान लीजिए कोई सरफेस है, प्लैंक है, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, यहां मामला स्मूथ है। कैसा है? स्मूथ, यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। यहां से एक बॉल जो है उसको हमने छोड़ा है रेस्ट में से। एक बॉल है जिसका मास क्या है? स्मॉल m, और इसका मास क्या है भाई? कैपिटल M मान लिया हमने। क्या मान लिया? कैपिटल M। ये मास मान ही लेते हैं ना। इसका मास हमने मान लिया 10 kg और जिस बॉल का मास है वो हमने मान लिया 5 kg। कितना मान लिया भाई? 5 kg। ये मामला स्मूथ है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। ठीक, सभी सरफेस आपकी स्मूथ है। तो ये बॉल यहां से छोड़ी गई है, रिलीज की गई है। जब ये बॉल नीचे आएगी इसके बाद इधर चलेगी और जब इससे अलग हो गई तो फिर दोनों की स्पीड आपको बतानी है। इसकी स्पीड कितनी हो चुकी है और इस बॉल की स्पीड कितनी हो चुकी है आपको बताना है कि दोनों रेस्ट में है। फाइंड द स्पीड ऑफ बॉल एंड प्लैंक। इसको बोल रहे हैं अपन प्लैंक, ठीक है? प्लैंक है आपका। At the instant when ball leaves the plank, है ना? ठीक है, leaves the plank, आप समझ गए होगे। जब इसको छोड़ेगा यहां पर आने के बाद तब आपको वेलोसिटी बतानी है कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन आपके समझ में आ गया? 10 kg इसका मास है, इसका मास 5 kg है, बॉल आ रही है। चलिए तो अब देखते हैं क्या सिस्टम बैठेगा इसका। एक तो आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हो x के अलोंग। y के अलोंग क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि भाई y के अलोंग अर्थ भी यहां पर फोर्स लगाती है, इस पर भी और इस पर भी। तो इन दोनों ही बॉडीज पर यानी प्लैंक पर और बॉल पर, दोनों पर ही अर्थ का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो काम कर रहा है, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। पर एक्स के अलोंग यहां पर कोई फोर्स नहीं है सिवाय नॉर्मल रिएक्शन के जो इन दोनों के बीच काम कर रही है, और वो इनका इंटरनल मामला है। तो यहां इसका मतलब हो गया बाहर से कोई फोर्स काम नहीं कर रहा। सोल्यूशन की बात करता हूं मैं, ठीक है? बाहर से कोई फोर्स काम नहीं कर रहा। इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम। प्लैंक प्लस बॉल को सिस्टम बोला जा रहा है। तो इन दोनों का जो इनिशियल मोमेंटम है वो जीरो है, इसकी भी स्पीड जीरो और इसकी भी स्पीड जीरो, दोनों रुके हुए थे। अब हम मान लेते हैं जब ये बॉल पहुंचती है इस जगह पर, कहां पर? जब बॉल आपकी यहां से आके और यहां पहुंचती है। कई बच्चे इसका आंसर तुरंत √2gh कर देते हैं, गलत हो जाएगा भाई। अच्छा, एक यहां पर हाइट भी देनी पड़ेगी। तो ये हाइट मान लीजिए आपकी दे रखी है 10 मीटर। क्या दे रखी है? 10 मीटर। ये तो बताने भूल गया था मैं। ये हाइट क्वेश्चन में 10 मीटर है। अब कई बच्चे क्या करेंगे, ये सीधे नीचे आ रहा है तो ये हाइट 10 नीचे आएगा तो इसकी √2gh से निकालना शुरू कर देंगे, गलत हो जाएगा तुरंत। यहाँ पर सीधे इक्वेशन ऑफ मोशन आप नहीं लगा सकते, गलत हो जाएगा। या ये बात आपको ध्यान रखनी है, तुरंत आंसर गलत हो जाएगा।
यहां से लेकर यहां तक की जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, अलग हो जाएगी। देखते हैं क्या सिस्टम बैठेगा इसका, है ना। जब ये बॉल यहां पर आई, कहां पर आ गई, यहां पर ही जब बॉल आ गई तब इसकी स्पीड जो है इस तरफ मैंने मान ली v1, बॉल की स्पीड v1। अब जाहिर सी बात है अगर मैं ग्राउंड पे खड़ा होकर देखो तब भी मुझे बॉल इधर ही जाती हुई नजर आ रही है, तो मैं सीधे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही मान रहा हूं इसकी स्पीड। अरे ग्राउंड पे खड़ा होकर अगर मैं इसको देखूं तो जो इसकी वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में रहने वाली है। नहीं हो सकता है प्लैंक इधर मूव करेगा तो इसकी प्लैंक के रिस्पेक्ट में कुछ और वेलोसिटी हो, दोनों का जो सम आएगा वो ये आ जाएगा v1। वेक्टर सम करेंगे तो यहाँ पर हम v1 हम सीधे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बॉल जब फाइनली इससे अलग होगी तो किस डायरेक्शन में जा रही होगी, अर्थ के रिस्पेक्ट में इधर ही जा रही होगी, जाहिर सी बात है। तो v1 सीधे मैंने विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मान लिया, और उस कंडीशन में जो प्लैंक है वो चलेगा पीछे की ओर, जाहिर सी बात है मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, क्योंकि इन दोनों का मिला के स्टार्टिंग में 0 था, इसके पास इस डायरेक्शन में आया मोमेंटम तो इसके पास अपोजिट आएगा, दोनों का सम फिर 0 हो जाना चाहिए। तो इसकी जो वेलोसिटी है मैंने मान ली तुरंत क्या, v2, किसकी, प्लैंक की। ये भी किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अरे भाई किसके रिस्पेक्ट में मान ली मैंने, ये मैंने मान ली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अरे क्लियर होगी बात। चलिए तो आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। तो एक तो हम करेंगे भाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। फाइनल लीनियर मोमेंटम क्या आ जाएगा, फाइनल लीनियर मोमेंटम, बॉल का मास क्या था 5 इंटू v1, आई कैप उस तरफ है, इसका -10 v2, ये भी आई कैप, माइनस में क्यों आ गया आप समझ गए होंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में थी v2 तो माइनस में आ जाएगी, दोनों को हालांकि ऐड करना है तो प्लस करूंगा या माइनस आई कैप आएगा, तो वाला माइनस मैंने आगे शिफ्ट कर दिया यहां पर। भाई कंजर्वेशन ऑफ lm, 0 इज इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू v1 इंटू आई कैप माइनस 10 इंटू v2 इंटू आई कैप। यहां से आपके पास आ जाएगा एक तो बात कि v1 जो है वो 2v2 के बराबर है, इक्वेशन नंबर होगी फर्स्ट। अब हम अप्लाई करेंगे बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से अगर हम करते हैं तो यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन काम कर रही है वो ऐसे कर देते कि ब्लॉक नीचे नहीं गिरता, जब तक इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब ब्लॉक इधर चलने की कोशिश करे, सॉरी बॉल, जब तक बॉल नीचे नहीं आती, जब तक ये मूव नहीं करेगा। जब बॉल नीचे आके यहाँ टकरा के इधर मुड़ेगी तब ये पीछे की तरफ मूव करेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा था, बॉल नीचे गिर रही है जबकि वो 90 पे काम कर रहा है, तो उसका वर्क 0। तो नॉर्मल रिएक्शन ना तो यहाँ पे वर्क कर पाएगा, अभी ऐसे काम कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन, ये बॉल इधर चल रही है, प्लैंक इधर चल रहा है, तब भी नॉर्मल रिएक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट के 90 डिग्री पर काम कर रहा है। नॉर्मल रिएक्शन ऐसे तो काम करेगी अगर यहाँ पे देखा जाए तो, और प्लैंक पे ऐसे काम करेगी। तो प्लैंक इधर मूव कर रहा है, बॉल इधर मूव कर रही है, नॉर्मल रिएक्शन 90 पे काम कर रहा है डिस्प्लेसमेंट के लिए, इसलिए 0 वर्क आएगा उसका। फ्रिक्शन यहाँ पे है नहीं तो बचा कौन, केवल mg। अब ये चूंकि ऐसे मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसलिए इसका जो वेट है वो कोई वर्क नहीं करेगा, केवल बॉल जब नीचे आती है तब तो उसका वेट वर्क करता है। यहाँ पर वर्क है वो केवल बॉल पर हुआ है, W बराबर डेल्टा के लगाना चाह रहा हूं मैं, तो वर्क केवल बॉल पर हुआ है, और बॉल पर जो वर्क हुआ है कितना हुआ है, बॉल का मास मल्टीप्लाई 10 और हाइट कितनी है 10। बॉल जब नीचे आती है 10 मीटर नीचे आ रही है ना बॉल, उसमें हुआ है वर्क mgh, और तो कोई वर्क हुआ नहीं किसी भी फोर्स का। बचा डेल्टा के। स्टार्टिंग में दोनों की इनिशियल स्पीड 0 थी, तो काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग वाली तो 0 थी, और बाद की जो काइनेटिक एनर्जी है वो जाएगी हाफ 5 इंटू v1 स्क्वायर प्लस हाफ 10 इंटू v2 स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से।
ये तो फिगर पहले का बना हुआ था ना, यहां से क्या आ जाएगा 500, दोनों में से 2 कॉमन लेके इधर भेज देंगे 1000 हो जाएगा। 5v1 स्क्वायर प्लस 5v2 स्क्वायर 10, तो 5 भी कॉमन लेते हैं तो v1 स्क्वायर प्लस 2v2 स्क्वायर आ जाएगा। तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, कितना 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 200। तो यहां से आप देखो v1 किसके इक्वल है 2v2 के इक्वल है, तो यहां से हम निकाल देंगे किसकी वैल्यू v2 की वैल्यू। v1 को रिप्लेस कर दें यहां पर, तो एक तो ये आ जाएगा 200 इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2v2 स्क्वायर, और v1 की वैल्यू क्या है 2v2, तो 2v2 का स्क्वायर प्लस 2v2 स्क्वायर, तो 4v2 स्क्वायर प्लस 2v2 स्क्वायर। यानी देना फ्रॉम फर्स्ट किया है हमने, अरे फ्रॉम फर्स्ट से v1 की वैल्यू पुट कर दी और 5 को डिवाइड कर दिया लाकर, तो 4 और 2 6, तो 200/6 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास v2 स्क्वायर। ठीक है, तो 10/√3, अरे 100/3 आ जाएगा, 2 से ऊपर नीचे करूंगा फिर स्क्वायर कर दूंगा तो आ जाएगा, तो ये आ गया आपके पास v2। हेंस v1 कितना आ जाएगा 2 × v2 2, ये अरे v1 किसके बराबर है 2v2 के बराबर, तो v2 की वैल्यू आप निकाल चुके हो, आंसर आ गया। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी तो आप लोग अपने आप सही कर लोगे। ठीक है, तरीका आप सीख लो, यहाँ पर करना इस तरह से था क्वेश्चन जो मैंने आपको करके दिखा दिया अभी। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है, कंबाइंड क्वेश्चन हो गया आपका, वर्क एनर्जी पावर पे और लीनियर मोमेंटम की कंजर्वेशन पे। अब इसके बाद थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देखेंगे अगला, उसमें हम डायरेक्ट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं लगा पाएंगे स्पीड, तो वो क्यों होगा आपको तुरंत बात समझ में आ जाएगी अपने आप। आप तो बस देखो यहाँ पर क्या कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके पास, मान लीजिए एक ट्रायंगुलर सरफेस है जैसे पिछली बार वो थी, ये 10 मीटर ले ली मैंने, ये 2 kg ले ली, और एक बॉल है यहां पर जिसको मैंने 1 kg का मान लिया। ठीक, ये ग्राउंड है आपके पास, यहां जो एंगल ले लिया है मैंने 37 डिग्री का ले लिया। अच्छा 37 लिया है तो उसी के रेशियो मानना पड़ेगा, 30 मीटर मान लेते हैं इसको। क्या मान लेते हैं 30 मीटर। जब ये बॉल देखा अभी तो इसकी स्पीड 0 है, जब ये बॉल बॉटम पर आ जाएगी इस वेज के, तो आपको बताना है दोनों की स्पीड। सब स्मूथ मामला है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल एंड वेज व्हेन, इस बार इसको वेज बोलते हैं बड़े वाले को, ये वेज है आपका, ट्रायंगुलर दिख रहा है, वेज है और वो बॉल है। व्हेन बॉल reaches to bottom of wedge, ये हो गया भैया आपका क्वेश्चन। समझ आ गई बात। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करना है। पिछली बार की तरह ही करेंगे, कुछ अलग नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा ये। आपको यहाँ पर ध्यान से बात समझनी पड़ेगी, ऐसा क्यों हम करने वाले हैं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे भाई, इनिशियल लीनियर मोमेंटम देखते हैं पहले दोनों का, है ना। इनिशियल इनिशियल लीनियर मोमेंटम जो आएगा वो 0, क्योंकि इसकी स्पीड भी 0 और इसकी स्पीड भी 0 थी। दोनों की स्पीड क्या है, रुके हुए तो रुका हुआ था, ये अभी रिलीज किया गया है। नाउ
जब बॉल आपकी बॉटम पर पहुंच जाएगी तब देखते हैं क्या होगा। अब इस बॉल को मैंने कहां पहुंचा दिया भाई, बॉटम पे पहुंचा दिया। अब एक प्रॉब्लम है, यहां पर खड़ा आदमी है, सीधे इसकी डायरेक्शन को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। पिछली बार तो थी प्रिडिक्शन, क्यों, हमें मालूम था इधर ही आएगी, किसी भी स्पीड से आएगी पर आएगी तो इसी डायरेक्शन में। अब इसके लिए एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने मान लिया भाई जब ये इस तरफ चलना शुरू करेगा तो प्लैंक पीछे की ओर चलना शुरू करेगा, और प्लैंक की जो स्पीड मैंने मान ली है वो मैंने मान ली इस बार v1। प्लैंक की स्पीड v1 पीछे की ओर मान ली है। अब होगा क्या, इसके रिस्पेक्ट में बॉल नीचे आती है भाई, इसके रिस्पेक्ट में बॉल नीचे आती है, यहां तक क्लियर हो गई बात। तो ये इसके रिस्पेक्ट में इस ओर चलने की कोशिश करेगी और इसके साथ इधर भी चल रही होगी भाई, इसके ऊपर चल रही है ना, साथ भी चलेगी। अगर ये पीछे आएगा तो जाहिर सी बात है बॉल भी पीछे आ रही होगी इसी के साथ साथ, और इसके ऊपर नीचे भी आ रही होगी। तो एक तो इस बॉल का मोशन है इसके ऊपर और एक इसके साथ, तो ग्राउंड वाले को दोनों दिखाई देते हैं, इधर भी और इधर भी। तो अब इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो होगी इसकी नेट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसके लिए एक तो मोशन इसका ऐसे हो रहा है और एक ऐसे हो रहा है, यानी इसका और इसका जो रिजल्ट आएगा वो इसके लिए आएगी नेट वेलोसिटी, और उनका जो रिजल्ट आएगा वो किस डायरेक्शन में हम स्टार्टिंग सीधे बता नहीं सकते क्योंकि इनकी वैल्यूज नहीं पता है कि नहीं। तो एंगल आपको बताइए, एक तो इस बॉल के पास वेलोसिटी है भाई इस डायरेक्शन में और एक है इस डायरेक्शन में, इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसको बोलेंगे नेट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये इसकी वेलोसिटी सीधे प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, पता नहीं किधर आएगा, ऐसे में सकता है, इनका जो रिजल्ट है वो तो किधर भी आ सकता है, इनके बीच में किसी भी एंगल पर, वो डिपेंड करेगा इसके और इसकी वैल्यू पर। तो आप सीधे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बॉल किस डायरेक्शन में चल रही होगी। तो हम क्या करेंगे, हम विद रिस्पेक्ट टू वेज ले लेंगे, किसकी स्पीड, बॉल की स्पीड। तो हमने मान ली जो बॉल की स्पीड है वो है v0 विद रिस्पेक्ट टू वेज, अरे विद रिस्पेक्ट टू वेज। ठीक है, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में हमें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए होती है वेलोसिटी। अरे किसके रिस्पेक्ट में चाहिए होती है भाई, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वो भी हमें सिर्फ x के अलोंग करना है कंजर्वेशन, सिर्फ x के अलोंग करना है कंजर्वेशन। देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो बॉल है उसके पास एक वेलोसिटी तो है v0 और एक हो जाएगी v1। यहां जो एंगल बन रहा है वो 37 डिग्री का है। तो कितने का है भाई, 37 डिग्री का है। ये दो वेलोसिटी है, आपको ध्यान रखनी है बात। एक कंपोनेंट आप यहां कर लोगे इस v0 का और एक कंपोनेंट यहां कर लोगे। अगर ये 37 डिग्री है तो ये भी कितना आएगा, 37 डिग्री। तो ये v0 cos 37 और cos 37 की वैल्यू होती है 4/5 इंटू v0। यहां पर आ जाएगा v0 sin 37, तो 3/5 इंटू v0। तो ये है बॉल की नेट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो x के अलोंग क्या है, अब हम लगा देंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। समझ गए ना बात, हमें कंजर्वेशन तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लगाना पड़ेगा, वो थोड़ी ना हम सीधे v0 में लगा सकते हैं। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पहले बॉल की स्पीड निकाली, तो बॉल की स्पीड इसके रिस्पेक्ट में v0 है प्लस इसकी खुद की स्पीड भी इसके पास होगी, इसमें तो कोई दुराय नहीं। जब आप ट्रेन में होते हो तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में आपकी स्पीड क्या और ट्रेन की स्पीड क्या, दोनों आपको मिलती है। ठीक है, वेक्टर सम करना पड़ता है उनका, सीधे ऐड नहीं करते, वेक्टर सम करते हैं। देखिए अब क्या कर लेंगे यहाँ पे हम, तो इस केस में आपके पास जो आ जाएगा तो हम लगा देंगे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स पे क्यों, y पे कंजर्व नहीं है लीनियर मोमेंटम, पर x पे तो कंजर्व है, क्योंकि x पे तो कोई फोर्स ही काम नहीं करता सिवाय नॉर्मल रिएक्शन के, जो दोनों बॉडीज पे काम करती है, दोनों एक दूसरे पे लगा रही है, तो वो इंटरनल मामला है। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम
along x एक्सिस। केवल x के लॉन्ग लगाना है कंजर्वेशन, y के लॉन्ग नहीं लगा सकते आप, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इनिशियल तो 0 था ना, तो लिख देंगे p फाइनल वेक्टर इज इक्वल टू p इनिशियल वेक्टर। p फाइनल देखो कितना आएगा, एक तो इसका मास तो 2 है इसका, v1 माइनस आई कैप, माइनस क्योंकि इस डायरेक्शन में चल रहा था, प्लस इस बॉल का देखते हैं, है ना। तो बॉल हमें इधर जाते हुए नजर आएगी, मतलब ये वाली वेलोसिटी ज्यादा है इससे। बॉल का मास कितना था 1 kg, तो 1 इंटू ये दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो होगा नेट एक्स के लॉन्ग। तो वाई के लॉन्ग है, तो वाई के लॉन्ग से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एक्स के लॉन्ग लेनी है। तो 4/5 v नॉट माइनस v1 आई कैप इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। तो यहां से क्या आ जाएगा जरा देखो, आई कैप से आई कैप कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, तो 4/5 इंटू वी नॉट माइनस v1 इज इक्वल टू 2v1 हो जाएगा। तो 3v1 इज इक्वल टू हो जाएगा 4/5 इंटू वी नॉट। ये मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भाई गड़बड़ तो एक बार चेक कर लेते हैं। 4/5 v नॉट माइनस v1, ये था इधर जाके प्लस से हो जाएगा, आई कैप से आई कैप कट जाएगा, तो बिल्कुल सही किया है मैंने, ठीक है, यहां तक सही है, v नॉट आ गया। अब हम लगा देंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। अरे क्या लगा देंगे भाई, वर्क एनर्जी थ्योरम। इतनी बात समझ आ गई। चलो अब भाई वर्क एनर्जी थ्योरम देखते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए पहले आपको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो इसकी नेट वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक तो भाई इन दोनों का तो रिजल्ट था v नॉट और v1 का, और v नॉट और v1 के बीच जो एंगल बनेगा वो बन जाएगा आपके पास कितना, या तो सीधे ऐसे कर लो इन दोनों का रिजल्ट, और भाई जिसे कंपोनेंट करते उसको हटा दो, जरूरत नहीं इसकी भी। तो अपने पास 3 वेलोसिटी का जो वेक्टर सम आएगा वही आंसर होगा। तो इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो तो हो जाएगा 4/5 v नॉट माइनस v1 का होल स्क्वायर, x के लॉन्ग था ये y के लॉन्ग थी, तो इसका ऐसे कर दो। अरे भाई इस बॉल के पास एक तो इस तरफ बचेगी, जो बचेगी 4/5 v नॉट माइनस v1, और एक बचेगी नीचे की ओर जो कि हो जाएगी 3/5 इंटू v नॉट। दो वेक्टर्स अगर एक ही बॉडी पे काम करें, मतलब एक बॉडी के पास दो वेलोसिटी, दोनों का जो बीच का एंगल है वो 90 है, तो उनका रिजल्ट आएगा दोनों के वैल्यू के स्क्वायर का सम, जो लिख दिया मैंने अभी नीचे, सही है। कितना आ जाएगा देख लो ऊपर, 16/25, नहीं हाफ एम बी स्क्वायर ही करना है, इसको ही पढ़ लेने दो, अपने काम आएगा। ये तो है, ये 15/4 v1 है, v नॉट के बराबर, ये भी काम की चीज है, ये अपने निकाल ली दिया, अब इसकी भी जरूरत नहीं, फिगर पढ़ा देता हूं मैं। बाई वर्क एनर्जी थ्योरम कर लेते हैं, किसके थे, बाई वर्क एनर्जी थ्योरम। तो और तो कोई वर्क हुआ नहीं, देखो इधर चल रहा है इसका, तो वेट इस पे वर्क करेगा नहीं, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट जो है एक्स के लॉन्ग है, ये नीचे भी आया है और आगे भी बढ़ा है। नॉर्मल डायरेक्शन का तो वर्क 0 आ जाएगा, जाहिर सी बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है क्या नहीं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं भैया। चलो देखें, ये बॉल जो है h हाइट नीचे आ गई, 30 मीटर नीचे आ गई है, एक ही वर्क होगा जो इस पे होगा, बाकी इस पे तो वर्क होगा नहीं, इसका तो वेट नीचे काम कर रहा है। नॉर्मल डायरेक्शन आपस में कट जाएंगे दोनों की, तो हटा दो, सिस्टम की बात कर रहा हूं ना मैं, जितनी इस पे नॉर्मल डायरेक्शन काम करती है उतनी इस पे, तो आपस में नेट फोर्स 0 खत्म कहानी। तो और फ्रिक्शन इसमें है नहीं, तो भैया सिर्फ एक ही हुआ है वर्क, वो भी नीचे तरफ प्लस में हुआ है, तो m तो आपका था 1, इस बॉल पर जो वर्क हुआ है इसके वेट की वजह से 30 मीटर नीचे आने में, mg h इज इक्वल टू स्मॉल mg होगा, हाफ इसका मास और इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का होल स्क्वायर, प्लस हाफ इंटू 2, और इसकी वेलोसिटी क्या है v1 में, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही मान रखी है, खत्म।
इस बॉल पर किया गया वर्क बाय ग्रेविटी आएगा, और तो कोई वर्क होगा नहीं, इस पे ग्रेविटी नीचे काम करके चल इधर रहा है तो इसका तो ग्रेविटी पर वर्क हुआ नहीं, इस पे हुआ वर्क, ग्रेविटी की ड्यू और नॉर्मल डायरेक्शन दोनों के आपस में कट जाएंगे तो उसका वर्क तो आएगा नहीं। हटो, खत्म कहानी। तो 300 इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, अब तो सॉल्व कर लोगे अपने हिसाब से। मैंने आपके पास दो इक्वेशन बना के दे दिया आपको, 4/5 v0 माइनस v1 का स्क्वायर प्लस 3/5 v0 स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। फर्स्ट आपके पास ये रही, सेकंड आपके पास ये रही, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। एंड गेट आंसर्स। ठीक है, तो v0 और v1 निकल आएंगी। v0 और v1 दोनों इक्वेशन से निकल आएंगे, और आपको जो कि बॉल की स्पीड जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालनी है तो vbg निकालना। vbg का जो फॉर्मूला था उसमें पुट कर देना 4/5 v0 माइनस v1 का होल स्क्वायर प्लस 3/5 v0 का होल स्क्वायर। इसमें v0 और v1 की वैल्यू पुट कर देना, इसका आंसर आ जाएगा। भाई कैलकुलेशन है, कर लेना अपने आप, ठीक है, टाइम बहुत वेस्ट होता है कैलकुलेशन में, अपने आप भी कर सकते हो आप। यहाँ पर दे रखा है v1 और v0 के बीच एक इक्वेशन, यहाँ पर भी v0 और v1 के बीच एक इक्वेशन है। आप किसी एक को रिप्लेस कर देना, एक चीज निकल आएगी, दूसरे को पुट कर देना। v1 और v0 जब निकल आएंगे तो vbg यहाँ से निकाल देना। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बॉल की स्पीड यहाँ से आ जाएगी और v1 सीधी इसकी स्पीड है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात? तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। यहाँ पे अपने आप सॉल्व कर लेंगे आप। इक्वेशन बनाना मेरा काम था, मैथमेटिक्स आप खुद कर लो। चलिए, तो ऐसा ही हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अपने समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इस तरह से आपके पास एक प्लैंक है यहां पर, ठीक है, और काफी सफिशिएंट हाइट है इसकी, काफी सफिशिएंट हाइट है। यहां पर एक बॉल थी जिसका मास जो है वो हमने मान लिया 2 kg, और इसका जो मास है कैपिटल M, इसको हमने मान लिया 5 kg। क्लियर हो गई बात? इसको आपने कोई स्पीड दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। अब आपको क्या करना है, आप देखो ध्यान से। तो हमें क्या फाइंड करना है इसमें, देखिए आप, फाइंड maximum height attained by ball on plank, and at that instant find velocity of बॉल एंड प्लैंक। हर सरफेस स्मूथ है, यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहां भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये भी स्मूथ है, ये भी कैसे है भाई, स्मूथ है। मामला 10 मीटर पर सेकेंड इसकी इनिशियल स्पीड है u। चलिए, तो देखते हैं क्या कहानी है इसके पास। अब होगा क्या, वो समझो आप ध्यान से। ये बॉल टकराएगी इससे, यहां पर दोनों फिर साथ चलना शुरू कर देंगे। भाई ये
अभी अकेले चलेगी यहाँ तक, कोई फ्रिक्शन नहीं, जब ये टकराएगी इससे तो इसको स्पीड देगी, ठीक है। फिर दोनों इस डायरेक्शन में चलना शुरू कर देंगे साथ साथ, और बॉल के पास एक और स्पीड होगी ऊपर की तरफ भी, ऐसे भी चलेगी, इसके ऊपर ऊपर चलना शुरू करेगी साथ साथ आगे भी बढ़ेगी। तो बॉल की जब ऊपर वाली वेलोसिटी जीरो हो जाएगी वहीं जाकर वो रुक जाएगी, ठीक है, ऊपर जाना बंद कर देगी, पर इसके साथ आगे तो चल रही होगी क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं यहाँ पर। जैसे ही बॉल टक्कर मारेगी दोनों साथ चलना शुरू कर देंगे आगे की ओर। तो होगा क्या, फाइनली जब ये बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट पर होगी तब ये और बॉल दोनों सेम स्पीड से आगे की ओर चलते होंगे एक्स के लॉन्ग, जबकि बॉल की जो वाई वाला कंपोनेंट है वो जीरो हो चुका होगा, है कि नहीं। तो उस कंडीशन और इस कंडीशन के बीच हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और वर्क एनर्जी थ्योरम दोनों को अप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अरे क्लियर होगी बात, क्या है कंडीशन, आपको समझ में आ गई बात। ये तो बनेगी जो कंडीशन मैंने आपको बता दी, वो जो एक्चुअल कंडीशन है वो ये है। चलिए अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन किस तरह से करना है वो भी देखो आप। तो चलिए सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। When ball reaches to its maximum height at that instant both ball and plank will have same velocity along x-axis and along y-axis ball has zero velocity। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। तो कुछ देर बाद जब बॉल आपकी मान लीजिए यहां कहीं आ जाएगी इस जगह पर, जैसे तो इनिशियल में क्या है, इनिशियल जो लीनियर मोमेंटम है वो हो गया बॉल का, तो आएगा बॉल कितनी है 2 kg मास है बॉल का, तो 2 इंटू इसकी स्पीड 10 है और आई कैप, ये तो चल नहीं रहा था स्टार्टिंग में, जीरो थी, बस ये था इनिशियल मोमेंटम, ठीक। फाइनली क्या होगा जरा आप ध्यान से देखो, तो फाइनली क्या होगा, ये बॉल यहां कहीं पर होगी अपनी मैक्सिमम हाइट पर, जहां पर भी इसकी मैक्सिमम हाइट है, इससे ऊपर नहीं जाएगी फिर ये, ठीक है। उस मैक्सिमम हाइट को मान लेते हैं कितना, h। बॉल के पास जो स्पीड और इन दोनों के पास जो स्पीड होगी उस समय वो v होगी, दोनों कंबाइनली चल रहे होंगे साथ साथ में, बॉल की स्पीड v और इसकी स्पीड भी क्या रही होगी, v x के लॉन्ग। p फाइनल क्या आएगा देखो, p फाइनल अलोंग x, वो भी इनिशियल अलोंग x के अलोंग जो है कोई भी यहां पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, y के अलोंग है mg, भाई जो mg है वो अर्थ लगाती है ना इस पे, तो ये थोड़ी लगा रहा है इस पे, जो अर्थ तीसरी बॉडी है वो इस पे लगाती है mg, तो वो तो एक्सटर्नल फोर्स हो गया ना। तो x के अलोंग जो फोर्स काम कर रहा है वो नॉर्मल डायरेक्शन इन दोनों के बीच दोनों पे काम करती है, तो इक्वल काम करती है, अपोजिट वापस में कट जाती है, तो यहां पर बचा कोई फोर्स नहीं जो एक्सटर्नल डायरेक्शन में काम करता हो x के अलोंग, सॉरी x डायरेक्शन के अलोंग काम करता हो एक्सटर्नल फोर्स, ऐसा कोई है नहीं यहां पर फोर्स। तो चलिए देखते हैं पी एफ एक्स क्या आ जाएगा, बॉल का मास 2 इंटू वी इंटू आई कैप प्लस 5 इंटू वी इंटू आई कैप, यहां से आ जाएगा 7 इंटू वी इंटू आई कैप, दोनों को बराबर कर लेते हैं, तो 20 आई कैप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया, 7 इंटू वी इंटू आई कैप, आई कैप का दिया है तो यहां से भी आ गया 20/7, दोनों की स्पीड सेम होगी और 20/7 होगी, तो एक तो आंसर आ गया। अब बात करनी है मैक्सिमम हाइट की, तो भैया मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी वो भी जरा आप देख लो एक बार ध्यान से।
मैक्सिमम हाइट कैसे निकलेगा? इज h, देन बाय वर्क एनर्जी थ्योरम एक ही वर्क होगा। ये तो इधर चल रहा है तो इसका तो वेट नीचे काम कर रहा है, तो प्लैंक पर तो कोई वर्क होगा नहीं mg के ड्यू, सिर्फ इस पे वर्क होगा, वो माइनस mgh क्यों ऊपर चल रहा है, तो माइनस mgh इज इक्वल टू, दोनों की स्पीड तो सेम है, तो हाफ इंटू 2 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 5 इंटू वी स्क्वायर, दोनों ही ग्राउंड से ही देखने पर है v। m कितना था 2 इंटू 10 इंटू h हमको निकालना है, v आपको पता ही कितना है 20/7, तो हाफ इंटू वी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 7/2 इंटू वी स्क्वायर, तो 20/7 मल्टीप्लाई 20/7, यहां से आप निकाल दो, आंसर जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। सेवन से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया आपके पास 200/7 मल्टीप्लाइड बाई 20। एक मिनट रुकिए, इसमें गड़बड़ कर दी मैंने, काइनेटिक स्टार्टिंग तो बाद की है ना, और माइनस नहीं करी, स्टार्टिंग वाली भी तो करनी पड़ेगी, ये तो इनिशियल तो लिखी नहीं मैंने, तो डेल्टा के लिखना पड़ता है ना, बाद की और इनिशियल भी थी, हाफ इंटू 2 इंटू 10 का स्क्वायर, माइनस एक और से लिखनी पड़ेगी, यहां पर कितना हो गया 200, तो ये आ गया आपके पास 200/7 माइनस 200, 200 क्यों आएगा, सिर्फ 100 आएगा ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 100 बच जाएगा यहाँ पे। v देखो हाफ और v स्क्वायर कॉमन होगा तो 5 और 2 7, तो 7/2 इंटू वी स्क्वायर लिखा था, v स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी थी मैंने, ये 2 से करेगा 10, 10 टू जा 200/7, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। इधर आ जाएगा माइनस 2 इंटू 10 इंटू एच, ये 100 आएगा, तो कितना आएगा माइनस 500/7 माइनस 2 इंटू 10 मतलब 20h, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो लाइन में, तो कितना आ जाएगा ये 0 से 1 0 कैंसिल, 25/7 मीटर, ये लो, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी देख लेना अपने हिसाब से। ये भैया आंसर, इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये वर्क एनर्जी थ्योरम, और इस पर कंबाइंड क्वेश्चन मैंने आपके लिए बना दिया। क्लियर होगी बात? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने होते हैं सॉल्व, जो मैंने अभी आपको करके दिखा दिए। चलिए तो भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सीधा आपका सेंटर ऑफ मास पे है, इसमें कोई वर्क एनर्जी थ्योरम आपकी अप्लाई नहीं करनी है आपको, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सीधे सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या बढ़िया क्वेश्चन है ये। आपके पास मान लीजिए ये है बॉम्ब जो 5 kg का था, इसको मैंने 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका, कितने एंगल पर? जमीन से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए। फिर ये जब एयर में था तो यहां पर हो गया एक्सप्लोजन, यहां पर एक जो बॉम्ब है या मान लीजिए क्रैकर है, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो एक हिस्सा जो हुआ इसका वो तो कुछ यहां पर आकर गिर गया, अभी डिस्टेंस दे दूंगा मैं इसकी। दूसरे हिस्से की डिस्टेंस आपको निकालनी है कि वो कहां गिरेगा। दूसरा वाला हिस्सा जाहिर सी बात है इधर आकर गिरेगा, यहां पर, ठीक है। ये आपका दे रखा था ओरिजिन 0,0, क्या दे रखा है 0,0। तो ये जो हिस्सा है ये 3 kg का है, और ये जो हिस्सा है आपका छोटा वाला ये 2 kg का हिस्सा है।
ठीक है। इसकी जो कोऑर्डिनेट है जहां पर ये गिरता है बड़ा वाला ब्लॉक, वो कोऑर्डिनेट है 12,0। कितना है 12,0। इसको 30 नहीं, इसको 45 डिग्री कर लेते हैं, ज्यादा आसान पड़ेगा, कैलकुलेशन कम हो जाएगी और कुछ नहीं है। 45 डिग्री कर लीजिए इसको, कि 45 डिग्री पे फेंका था मैंने इसको। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट at which small part will hit to ground। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन समझ गया। यहां से मैंने कोई बड़ा सा बॉम्ब था 5 kg का, उसको मैंने 45 डिग्री पे फेंका, तो जा फिर एक्सप्लोजन हो गया रास्ते में। दो हिस्से हो गए, एक 3 kg का, एक 2 kg का। 3 kg वाला वहां 12,0 पे गिरा है। ये कहां पर गिरा है ये आपको बताना है। ये दोनों एक ही प्लेन में है, ये दोनों किस में है, एक ही प्लेन में है आपके, ये भी कंफर्म्ड है, दूसरे प्लेन में भी नहीं है। भाई इसे हम किस तरह से करेंगे, तो बहुत आसान है। इसमें क्या है, अब आप ध्यान से देखो, जब एक्सप्लोजन होता है तो कौन सा मामला होता है, वो इंटरनल मामला। अगर एक्सप्लोजन हुआ है और मामला कैसा है, इंटरनल, तो बाहर से कोई फोर्स काम नहीं करता होगा इस बॉम्ब पे, है ना। और जब बॉम्ब पर बाहर से कोई फोर्स काम नहीं करेगा तो उसके सेंटर ऑफ मास के मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा, जैसा उसका मोशन था वैसा ही रहेगा। तो यहां लिखेंगे ये बात हम, एज एक्सप्लोजन इज एन internal reaction, there is no external force is applied on bomb, hence the motion of its center of mass will not be changed, hence it moves on the same parabolic path as that of before collision। कोलिजन से पहले जो इस कोलिजन में एक्सप्लोजन है ना, एक्सप्लोजन, तो एक्सप्लोजन से पहले जो इसका पाथ था उसी पाथ को ये फॉलो करता रहेगा और ये गिरेगा अगर कुछ इस तरह। सेंटर ऑफ मास आपका यहां कहीं होगा, ये आपका सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास अपने पाथ में कोई चेंज नहीं करेगा, सेंटर ऑफ मास अपने पाथ में कोई चेंज नहीं करेगा, एग्जैक्टली वहीं पर गिरेगा जहां पर वो गिरता। तो आप देखो इन सबको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये और ये नहीं थे, ये पूरा अगर बॉम्ब गिरता तो कहां पे गिरता, अपनी रेंज पे तो गिरता, है ना। तो सेंटर ऑफ मास कहां पाया जाएगा, इसका और इसका सेंटर ऑफ मास इस जगह पे पाया जाएगा, कहां पर, रेंज पर, क्योंकि उसने अपने मोशन को थोड़ी चेंज किया होगा सेंटर ऑफ मास ने। तो ये और ये इस तरह से मोशन करेंगे, सेंटर ऑफ मास आपका यहीं पर होगा हमेशा, इस लाइन पर। जब यहां पर होगा तो ये वाला यहां पर होगा, सेंटर ऑफ मास यहां होगा, ये वाला यहां पर होगा तो ये वाला यहां पर, सेंटर ऑफ मास यहां, जमीन पर आके दोनों सेंटर ऑफ मास आपका यहां पर। समझ आएगी बात। तो सेंटर ऑफ मास आपका यहां पर आ गया, कहां पर, अब उसको निकाल लेते हैं कहां पर है सेंटर ऑफ मास। आर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो 10 मल्टीप्लाई साइन 90, इसलिए मैंने 45 कर दिया था एंगल, अपॉन बाई 10। तो 10 मीटर आ गया। 10 मीटर का मतलब इसके कोऑर्डिनेट जो है वो 10,0 है। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या है भाई, 10,0 सेंटर ऑफ मास पाया जाएगा r,0 पर।
सेंटर ऑफ मास जो है दोनों पार्टिकल का वो कहाँ पाया जाएगा, r,0 पर। तो उसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो कितने आ जाएंगे, 10,0। तो अब अपने पास दो पार्टिकल है, पूरे फेयर को भूल जाते हैं, दो पार्टिकल, एक ये और एक ये, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है। अब इस पूरे फेयर की जरूरत नहीं, इसको हटा दो दिमाग से, है ना, सब हटाओ। तो अपने पास क्या है, दो पार्टिकल हैं एक तरह से, और उन दोनों पार्टिकल में से एक की तो पोजीशन आपको पता है, दूसरे की आपको बतानी है। ये सेंटर ऑफ मास दोनों का जो कि 10,0 पर है। एक पार्टिकल जो है इनका वो दो हिस्से हैं इसके, एक तो 12,0 पर जो 3 kg का है, और जो 2 kg का है इसकी लोकेशन आपको बतानी है। ठीक है भाई। तो हम जानते हैं जो XCM होता है वो बराबर होता है m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो यहां से अगर हम XCM देखें तो 10 आ जाएगा, m1x1 2 इंटू इसका कोऑर्डिनेट हमको पता करना है, इसके कोऑर्डिनेट को मैंने मान लिया x1, 0 फ्रॉम ओरिजिन x1, 0 मान लिया, प्लस 3 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 5, 3 और प्लस 5 होगा ना, तो 50 इज इक्वल टू 2x1 प्लस 36, तो 14 इज इक्वल टू 2x1, तो यहां से x1 आ गया आपके पास 7। तो छोटा वाला पार्टिकल जहां पर ग्राउंड को टच करेगा उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 7,0। तो 7,0 पर आकर गिरेगा आपका छोटा वाला पार्टिकल जो है, कहां पर गिरेगा, 7,0 पर आकर हिट करेगा वो ग्राउंड को। समझ आ गई बात। तो भाई ये थे क्वेश्चंस आज के सेंटर ऑफ मास पर। एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, इस तरह से बढ़िया क्वेश्चन है वो भी, तो आप देखें एक बार ध्यान से। ये आ गया आपको, आप देखें नेक्स्ट। आपके पास यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दो स्फीयर हैं, एक की रेडियस r है और इसका मास m है, और जो दूसरा स्फीयर है इसकी जो रेडियस है वो 2r है, इसका जो मास है वो 5m है। इनके सेंटर्स के बीच की दूरी स्टार्टिंग में 12r थी। कितनी थी, 12r थी। फाइंड हाउ मच डिस्टेंसेस are traveled by both sphere. When they collide to each other. अभी 12r की दूरी पर जब ये आपस में टकराएंगे तो इसके और इसके द्वारा कितनी दूरी चली जाएगी ये आपको बताना है क्वेश्चन में। ठीक है भाई, समझ आ गई बात। चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी और इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी जब इनका कोलिजन होता है। अच्छा, ये दोनों चल रहे हैं एक दूसरे के ग्रेविटेशन फोर्स से। देयर इज ओनली ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन स्फीयर। इन दोनों के बीच केवल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है। अब मेरी बात ध्यान से आप सुनो पहले। ये इस पे लगाता है ग्रेविटेशन फोर्स और ये इस पे लगाता है ग्रेविटेशन फोर्स। ये दोनों जब एक दूसरे ग्रेविटेशन फोर्स से मोशन करेंगे तो इनका सेंटर ऑफ मास जो है वो उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मतलब वो मूव नहीं करेगा। क्यों?
क्योंकि जो इनका एक दूसरे पे फोर्स है वो इनका इंटरनल मामला है, कोई तीसरी बॉडी इन पे फोर्स नहीं लगाती कि इसके फोर्स की वजह से मूव करता है और ये इसके फोर्स की वजह से मूव करता है। ये इंटरनल मामला है और इंटरनल मामले वाले केस में सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करता। चलिए सॉल्व कर लेते हैं फटाफट क्वेश्चन, क्या हो जाएगा देखिए इसका आंसर। हम क्या करने वाले हैं इसमें, सॉल्यूशन देखिए आप। As there is no external forces on both bodies, hence center of mass of bodies will not move। वो तो मूव करेगा नहीं, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। अब सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, पहले है कहां पर। सेंटर ऑफ मास हमेशा बड़े वाली बॉडी के पास में होता है, तो सेंटर ऑफ मास आप यहां पे मान लो इन दोनों का, ठीक है। सेंटर ऑफ मास जहां पर है उससे इसकी दूरी मैंने मान ली x1 इसके सेंटर की, और इसके सेंटर की दूरी मान ली मैंने x2। क्या मान ली भाई, x2। और इन दोनों ही स्फीयर्स को मैंने रिप्लेस कर दिया बाई सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्फीयर्स से। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इसके सेंटर पे होगा, वहां पर सीधे मास को m मान सकते हैं डायरेक्ट, और दूसरे वाले का जो सेंटर ऑफ मास है वो उसके सेंटर पे होगा, यहां पर सीधे मास मान सकते हैं 5 m, क्योंकि इसका मास 5 m है। इन दोनों के बीच की जो पूरी डिस्टेंस है वो कितनी है भाई, 12 r है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो पूरी डिस्टेंस है, यहां पर हमने सेंटर ऑफ मास मान लिया इन दोनों का। ये डिस्टेंस अगर मैंने x1 मान रखी है और ये डिस्टेंस मैंने x2 मान रखी है, तो अब मैं आपको बता दूं, अब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखो, अगर इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहां पर है तो कंफर्म बात है 5m इंटू x1 मस्ट बी इक्वल टू m इंटू x2। इन दो, इसकी दूरी और इसके मास का मल्टीप्लाई इसकी दूरी और इसके मास के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, तभी सेंटर ऑफ मास यहां पर पाया जाएगा। आप 0,0 मान लो इसको तुरंत, जो मैं कह रहा हूं आपका प्रूफ हो जाएगी बात। अगर मैं इसको 0,0 मानता हूं तो आ जाएगा x1,0, ये आ जाएगा माइनस x2,0। तो 5m इंटू x1 और माइनस m इंटू x2 अपॉन में दोनों का मास, और सेंटर ऑफ मास तो 0 पे आएगा, xm बराबर 0। तो इसका मास और इसकी डिस्टेंस का मल्टीप्लाई इसके मास और इसकी डिस्टेंस के मल्टीप्लाई के अपने आप बराबर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में पहले हम निकालते हैं। देखिए दो इक्वेशन है यहाँ पर, एक तो x1 प्लस x2 जो है वो 12r के इक्वल है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरी बात 5m इंटू x1 जो है वो m इंटू x2 के बराबर भी है। तो यहां से m से m कट जाएगा, तो 5 इंटू x1 इज इक्वल टू आ जाएगा x2। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। समझ आ गई बात। अब इसको हटा देता हूं फिगर को मैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अगर हम देखें तो यहां से x2 के प्लेस पे 5x1 पुट करूंगा, 6x1 बराबर 12r, तो x1 तो आ जाएगा सीधे 2r, और जो आपके पास x2 है ये आ जाएगा 10r। क्या जाएगा 10r, मतलब ये 10r की दूरी पे था और वो कितनी दूरी पे था भैया, 2r की दूरी पर था स्टार्टिंग में इनिशियली। चलिए अब बात करते हैं फाइनली, किसकी बात करते हैं फाइनली। When both spheres collide, जब ये कोलाइड करेंगे तब क्या होगा, जरा आप ध्यान से देखो और समझो इस बात को। ठीक है, सेंटर ऑफ मास तो मूव नहीं कर रहा ना, तो सेंटर ऑफ मास तो आपका एग्जैक्टली वहीं पर रहेगा जहां पर था, तो सेंटर ऑफ मास तो आपका यहीं पे रहेगा इस जगह पे। ठीक है, सेंटर ऑफ मास यहीं पर रहेगा, है कि नहीं। अब मान लीजिए इस भाई जो बड़ा सा स्फीयर है, एक तो आपके पास 2r रेडियस का स्फीयर था और एक था केवल r रेडियस का। जब ये आपस में टच करेंगे तो इस तरह से टच करेंगे, देखो मेरी बात ध्यान सुनो, इस तरह से आपस में टच करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, सेंटर ऑफ मास बड़े वाले के अंदर शिफ्ट हो जाएगा अपने आप। क्यों, क्योंकि
भाई दोनों के जो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है वो 3r है कि नहीं? अकेले इसकी 2r है और इसकी सिर्फ r है, तो 1.5r पे सेंटर ऑफ मास तब आता है दोनों मास बराबर होते हैं। अब चूंकि ये बड़ा है तो 1.5 से थोड़ा सा इसकी तरफ होगा, अंदर की तरफ, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, इस जैसे में लिखा हुआ है। तो ये बड़ा वाला इस पे, छोटा वाला इस पे टच करेंगे, सेंटर ऑफ मास बड़े वाली बॉडी के अंदर पहुंच जाएगा अपने आप, जाहिर सी बात है। यहाँ पे नहीं आएगा बीच में, क्यों? क्योंकि फिर तो दोनों से डिस्टेंस क्या है, इसकी ज्यादा है और ये भारी भी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमेशा भारी वाले के पास होता है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास आपका अंदर पाया जाएगा इस जगह पर, जहां पर मैंने बना दिया इसको भी। तो अगर मैं इन स्फीयर्स को वापस से इनके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर दूं, इन स्फीयर्स को इनके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर देता हूं मैं, ठीक है भाई? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि इससे आगे ही नहीं आ सकते। अब इनके सेंटर्स में इससे आगे क्यों नहीं आ सकते? तो टकरा गए ना। तो मान लो अब जो ये है इसका मास m है और ये है इसका मास तो 5m है ही। तो अब जो ये डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं x1 डैश, और ये जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं x2 डैश। क्या मान लेते हैं भैया? x2 डैश। तो फिर वही पिछली बार की तरह ही अगेन, अब देखिए ये तो कितना था, इन दोनों के सेंटर्स के बीच की दूरी तो 3r आ जाएगी। जब ये आपस में टच करेंगे, दो इस पे टच करते हो, एक की रेडियस 2r है और एक की सिर्फ r है, तो इनके सेंटर्स के बीच की दूरी क्या जाएगी? 3r। तो दोनों के सेंटर्स के बीच की दूरी जो आ जाएगी, मतलब x2 डैश प्लस x1 डैश, तो 3r के बराबर है। इक्वेशन नंबर 3। और अगर हम फिर से दोबारा देखें तो m इंटू x2 डैश मस्ट बी इक्वल टू 5m इंटू x1 डैश। इक्वेशन नंबर 4। इन दोनों को सॉल्व कर लो भाई। जब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या दिखेगा? फिर से वही बात, x2 की वैल्यू पुट कर दूंगा तो यहां से x1 डैश आ जाएगा भैया r/2 के बराबर। और x2 डैश कितना आ जाएगा भैया? x2 डैश आ जाएगा आपका 5r/2। कितना आ जाएगा? 5r/2। क्लियर होगी बात? अब देखिए कौन कितना चला है। यहां पर था पहले आपका इस जगह पे, तब ये डिस्टेंस क्या थी? x2 थी, और अब इसके सेंटर की डिस्टेंस x2 डैश है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय स्मॉल स्फीयर वो आ जाएगी डेल्टा x बराबर x2 माइनस x2 डैश। 10r थी पहले और अब है 5r/2, तो 15r/2 का मतलब 7.5r डिस्टेंस ट्रेवल करी है इसने। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बिग स्फीयर देखा जाए तो उसने कितनी करी है? x1 माइनस x1 डैश 2r माइनस r/2, तो हो गया 3r/2 का मतलब 1.5r। 1.5r चला है बड़ा वाला स्फीयर और वो चला है 7.5r, दोनों आकर आपस में टकरा गए। ठीक है, दोनों आके आपस में टकरा गए। 12r इनके बीच की डिस्टेंस थी स्टार्टिंग, तो 9r दोनों मिलकर चलते हैं, 3r बची रह जाएगी क्योंकि टकरा जाएंगे, उससे पास सेंटर आ नहीं पाएंगे। तो क्वेश्चन अच्छा था, आपको आई होप समझ में आ गई होगी बात। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए थे आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनके साथ।